नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे पहले कैटेगरी लेते हैं एज पर एसेट क्लास। अगर वाइडली देखा जाए म्यूचुअल फंड को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी मतलब क्या बोलते हैं इसको, शेयर को शाब्दिक अर्थ में इक्विटी भी बोलते हैं, हिस्सेदारी मतलब शेयर। और दूसरा पार्ट है डेट मतलब कर्ज। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि बिल्डर है, घर बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, उनको 100 करोड़ रुपया एट ए मोमेंट कभी घट गया, लास्ट मोमेंट पे 100 करोड़ रुपया घट गया। तो अभी इनके पास दो ऑप्शन है, ये एक कंपनी है, इसके पास दो ऑप्शन है कर्ज लेने के लिए। मार्केट से कर्ज लेना है तो दो ऑप्शन है, या तो वो कर्ज ले सकता है या दूसरा है कि अपना हिस्सेदारी, अपना शेयर कंपनी में हिस्सेदारी बेच दे। तो यदि ये अच्छा कंपनी है, 1000 करोड़ का मान लेते हैं इसका वैल्यूएशन है, और हर साल 20-25% के रेट से बढ़ रहे हैं, तो बैंक सोचेंगे इसको मैं कर्ज नहीं दूंगा, इसका मैं 10% हिस्सेदारी खरीद लेता हूँ। 100 करोड़ रुपया चाहिए, मैं 100 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूँ, बैंक कहता है 10% हिस्सेदारी दे दो। कंपनी सोचता है कि मेरा कंपनी 20-25% के रेट से ग्रो कर रहा है, ये बैंक नहीं देगा, किसी दूसरे बैंक से ले लेंगे, पर हम लेंगे कर्ज 9-10% पे, क्योंकि हमारा कंपनी 20% 25% के रेट से ग्रो कर रहा है, तो 10% से ब्याज लेना ये अच्छा है। तो बार्गेनिंग चलता है बैंक और बिल्डर के बीच। जहाँ फंस जाए, कर्ज पे फंस जाए तो कर्ज पे, अगर ज़्यादा नीड होगा तो शेयर ही बेचना पड़ेगा। तो बैंक अपना फायदा देखता है, बिल्डर अपना फायदा देखता है। हर कंपनी में तो लोन लेने जाएंगे, या तो इक्विटी बेचो या तो अपना कर्ज पे दो, तो दो ही चीज़ चलता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे दो तरह का म्यूचुअल फंड भी हो गया, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड। डेट कैटेगरी में 16 है और इक्विटी कैटेगरी में 11 है। वाइडली अगर देखा जाए तो 5+1 6 तरह का कैटेगरी इक्विटी में है, और डेट फंड के लिए मैं बोलूँगा एक कैटेगरी है। कैटेगरी के लिए StarSIP.in में आते हैं, मेरा खुद का ये वेबसाइट है, यहाँ पे देखते हैं इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ELSS, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, लार्ज एंड मिड कैप, डिविडेंड, कॉन्ट्रा, एग्रेसिव, इस तरह से करके इक्विटी हो गया। डेट में देखेंगे तो डेट में शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट, ओवरनाइट फंड, इस तरह से करके डेट कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पे यदि बात करें इक्विटी स्कीम में टोटल सब कैटेगरी 11 है, डेट स्कीम में 16 सब कैटेगरी है। हाइब्रिड स्कीम मतलब इक्विटी भी मिला हुआ है, डेट भी मिला हुआ है। अगर 65% इक्विटी है और डेट 35% है तो इक्विटी हाइब्रिड बोलेंगे। अब इक्विटी का परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में 50 हो सकता है, किसी में 65 हो सकता है, किसी में 25 हो सकता है। तो इस तरह से करके हाइब्रिड स्कीम मतलब डेट भी मिला हुआ है, इक्विटी भी मिला हुआ है। इस 6 तरह का कैटेगरी है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड, चाइल्ड केयर फंड, पेंशन प्लान। नॉर्मली साधारण इन्वेस्टर को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? पेंशन प्लान देखेंगे या चाइल्ड फंड देखेंगे, उसमें 5 साल का लॉक इन होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये बात। आप खरीद तो लेंगे, जरूरत पड़ने पर निकालना चाहेंगे तो निकलेगा नहीं, 5 साल का लॉक इन है। तो इस तरह के झंझट में लॉक इन वाले फंड में पढ़ना नहीं चाहिए। अदर स्कीम सब कैटेगरी मतलब ETF हो गया, इंडेक्स हो गया, फंड ऑफ फंड हो गया, इंटरनेशनल फंड हो गया, या इस तरह से कैटेगरी है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि नॉर्मल कौन कौन से फंड साधारण इन्वेस्टर के लिए है, तो इसके लिए मैं 6 कैटेगरी का बात करता हूं। पहला लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक टैक्स वाला फंड हो गया, एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, जो सदियों से चलता आ रहा है। जब म्यूचुअल फंड शुरू होता है तो इसी सब कैटेगरी से शुरू होता है। और एक टैक्स बचाने वाला फंड, तो 5 हो गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, और एक हो गया टैक्स वाला। साधारण इन्वेस्टर को यही करना है, जिसको ज़्यादा ज्ञान हो गया वो हर कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कीजिए। कम पैसा है तो इसी कैटेगरी को चुनिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे जब बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कैप मतलब क्या, ये वाला कैप नहीं, कैप मतलब कैपिटल, पैसा कितना है, इसको ऐसे देखते हैं। टोटल भारत में लिस्टेड कंपनी लगभग 5200 है। 5200 में जो सबसे 100 अमीर कंपनी है उसको बोल दिए लार्ज कैप, मतलब उसके पास सबसे ज़्यादा कैपिटल है। उसके बाद 150 कंपनी है, उसको बोल दिए मिड कैप, मिडिल वाला कंपनी, और रेस्ट जितना हो गया वो हो गया स्मॉल कैप। यानी कि अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो टॉप का 100 कंपनी है, उसी में फंड मैनेजर पैसा लगाएंगे, नीचे नहीं जा सकते। मिड कैप खरीदा तो टॉप बीच का जो 150 कंपनी है, 100 तो लार्ज कैप हो गया, बीच का हो गया 150 मिड कैप, उसी में पैसा फंड मैनेजर लगे। स्मॉल कैप हो गया तो 100 और 150, 250 खत्म हो गया ऊपर, तो 251 के बाद जितना 5200 तक बचा सब स्मॉल कैप है। तो आप बताइए अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने का ज़्यादा कहाँ पे है? स्मॉल कैप में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए आप देखेंगे
पीछे इतिहास में कि स्मॉल कैप आपको ज़्यादा रिटर्न दिया है, क्योंकि स्मॉल कैप में छोटे छोटे कंपनी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे फंड मैनेजर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लगता है। तो इस तरह से धीरे धीरे कैटेगरी इस तरह से हुआ। अब डेट में देखेंगे, ये तो इक्विटी का बात हुआ ऊपर। डेट में एज पर ड्यूरेशन, कर्ज कितने दिन के लिए ले रहा है, 10 साल के लिए ले रहा है तो अलग डेट हो जाएगा, 1 साल 2 साल के लिए लिया था अलग डेट का कैटेगरी हो जाएगा। तो बोलेंगे लॉन्ग टर्म डेट, 8 10 साल 15 साल के लिए लॉन्ग टर्म डेट फंड। शॉर्ट टर्म डेट फंड 1 से 3 साल के लिए। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म 6 महीना से 1 साल के लिए। लिक्विड फंड 1 से 3 महीने के लिए, एकदम सबसे सेफेस्ट सेविंग अकाउंट की तरह लिक्विड फंड 1 से 3 महीना के लिए कर्ज लगाएंगे। अब यहाँ पे डेट फंड में मार्केट का हलचल नहीं होता है, मार्केट 10% बढ़ गया, 5% गिर गया, क्रैश हो गया, इससे डेट फंड को हलचल नहीं होता है। डेट फंड में हलचल होता है इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट अगर आरबीआई ने 0.5 बढ़ाया, 1% बढ़ाया, घटाया, जो हुआ, तो आपको डेट फंड में हलचल, बढ़ोतरी या घटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, एक बॉन्ड है, बॉन्ड ए और दूसरा है बॉन्ड बी। ये 10 साल के लिए ड्यूरेशन के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए। बॉन्ड भी 1 साल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आरबीआई मान लेते हैं 1% इंटरेस्ट रेट गिराया, कम किया, पहले 8 था अब 7 कर दिया, तो पहले से जो 10 साल का बॉन्ड खरीद के रखे हैं उसको तो वही रेट मिलता रहेगा, 8% के रेट से था 8% मिलता रहेगा। बाद में कम हुआ तो बाद के डेट फंड के लिए होगा। इन्होंने जो डिवेंचर खरीद के रखा है, जो पेपर खरीद के रखा है, उसमें तो 8% ही मिलेगा। अब आरबीआई रेट कम कर दिया, कम कर लिया 1%, और 10 साल का बॉन्ड है, तो किसी के पास बॉन्ड है 10 साल के लिए, तो 1% सालाना, यानी साल का 10%, यानी कि पूरे ड्यूरेशन में 10 साल में 10% बच गया। अगर किसी ने 1 करोड़ लगाया तो साल का 1% 1 लाख हुआ, तो 10 साल में कितना हुआ, 10 लाख का बचत एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि अब जो बॉन्ड मिल रहा है वो इंटरेस्ट रेट कम होने से कम रेट पे मिल रहा है। तो 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा मुनाफा हुआ, तो जिसके पास है उसके पास बंदे आएंगे कि भाई आपको 10 लाख मुनाफा पूरे ड्यूरेशन में होना है, एक काम करो ये बॉन्ड हमें ही दे दो, 5 लाख रुपया मैं अभी दे देता हूँ अपफ्रंट। 10 लाख तो आपको 10 साल में आएगा ना, हम आपको अभी 5 साल दे देते हैं। कोई उनके पास आता है कि मैं 6 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मैं 7 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, उनको फ्यूचर में 10 लाख आएगा, लेकिन अभी ये देने के लिए तैयार है। तो इससे हुआ क्या, जैसे इंटरेस्ट रेट गिरा, पुराने वाले बॉन्ड जो पहले से खरीद के लोग रखे हैं उसका डिमांड बढ़ गया, तो उसमें आप बढ़ोतरी देखेंगे, डेट फंड में बढ़ोतरी मिलेगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए है उसमें तो 1% का ही हलचल हुआ, 1 ही साल के लिए लिया है, 8 से 7 हो गया तो 1% का ही हलचल है। तो शॉर्ट टर्म में हलचल कम मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का डेट फंड है और इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो बढ़ोतरी आपको इंटरेस्ट में ज़्यादा मिलता हुआ नजर आएगा। तो सेफ क्या है इन्वेस्टर के लिए, साधारण इन्वेस्टर के लिए, शॉर्ट टर्म डेट फंड, कोई हलचल ज़्यादा नहीं आएगा, जो इंटरेस्ट है नॉर्मली मिलता रहेगा, इंटरेस्ट रेट का फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो साधारण इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म डेट फंड लेना चाहिए। अगर इसके कैटेगरी में जाएंगे स्टार एसआईपी में, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ शॉर्ट टर्म डेट फंड कहाँ पे है। यहाँ पे कैटेगरी नंबर आ जाएगा 36, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ये 2 तरह का 36 और 37 नंबर में सेफेस्ट डेट फंड में लगा सकते हैं। यहाँ पे आएगा आपको एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म फंड, आईसीआईसीआई शॉर्ट टर्म फंड, इस तरह से। तो एज पर डेट के रूप में आपको ये फंड आ गए। अब एज पर स्ट्रक्चर मतलब ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड। इसका क्या मतलब है, मान लो कोई भी फंड आता है तो एनएफओ आता है, एनएफओ 15 दिन के लिए खुला, उसके बाद फिर से वो शुरू हो जाता है खरीद बिक्री के लिए। तो ओपन है खरीद बिक्री के लिए बाद में, एनएफओ के बाद भी। इसका मतलब क्या है, जिसका इंड जो है ओपन हो गया, फिर से एक एनएफओ तो आया, बाद में फिर से शुरू हो गया खरीद बिक्री के लिए, जिसका इंड जो है ओपन है, इसको बोलते हैं ओपन इंडेड। दूसरा है क्लोज इंडेड, मतलब एनएफओ आया और 5000 करोड़ रुपया एकत्रित कर लिया इन्वेस्टर से 5000 करोड़ एकत्रित कर लिया, अब वो खरीद बिक्री के लिए बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो इसको बोलते हैं इंड। जिसका क्लोज हो गया उसको बोलते हैं क्लोज इंडेड। अब ये फंड जब आया, क्लोज इंडेड फंड, बोल दिया था लिख के 3 साल 5 साल 10 साल तय ड्यूरेशन के लिए कि भाई इतने साल के लिए हम आए हैं, इतने साल के लिए पैसा रखना पड़ेगा। अब जब ये ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा, 3 साल 5 साल 10 साल जितने ड्यूरेशन का है, आपका पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक साधारण इन्वेस्टर को इस तरह का भी फंड नहीं लेना है, क्लोज इंडेड फंड में नहीं पड़ना है। ओपन इंडेड फंड इतना अच्छा पड़ा हुआ है, इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो हम इस तामझाम में क्यों पड़े। आपने बोल दिया 10 साल के लिए, अब जरूरत पड़ गया तो पैसा का मतलब क्या है, इमरजेंसी में हम यूज कर सके। अब ऐसे फंड में पड़ गए कि जिसका क्लोज इंडेड है वो निकाल ही नहीं सकते हैं,
तो उस वैसे फंड से बचना है, ओपन एंडेड फंड में लगाना है। अब यहाँ पे तीसरा कैटेगरी है एज पर मैनेजमेंट, एक्टिव फंड, पैसिव फंड। जहाँ पे फंड मैनेजर आ गया, आदमी आ गया फंड को मैनेज करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्टिव फंड। एक्टिव फंड ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, पिछला इतिहास देखेंगे 20 साल 25 साल 30 साल का, तो एक्टिवली मैनेज फंड, फंड मैनेजर जिसमें है वो अच्छा रिटर्न दिया है। पैसिव फंड जिसको इंडेक्स फंड बोलते हैं, यहाँ पे आदमी नहीं है, फंड मैनेजर नहीं है, कंप्यूटर सब कुछ कर रहे हैं। मान लेते हैं 5200 कंपनी है, निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगाया, तो टॉप का जो 50 कंपनी है एज पर प्राइस मूवमेंट होगा। मान लेते हैं प्राइस क्या है, नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर का प्राइस, जो भी प्राइस है, तो 50 कंपनी चल रहा है, रोज दाम ऊपर नीचे हो रहा है। अगर 50वां कंपनी थोड़ा सा वैल्यूएशन में डाउन हुआ तो वो नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला कंपनी अच्छा आ रहा है तो वो ऊपर हो जाएगा। मतलब हर हाल में टॉप 50 कंपनी वो इंडेक्स में आएगा। इसको बोलते हैं पैसिव मैनेजमेंट फंड। कंप्यूटर सब कुछ कर रहा है, आदमी नहीं है वहाँ पे, तो इसको बोलते हैं पैसिव फंड। अब जब आदमी नहीं है तो थोड़ा सा कॉस्ट कम होगा, फंड मैनेजमेंट चार्ज कुछ ना कुछ तो होगा ना एक्स्ट्रा, तो पैसिव फंड में आपको एक्सपेंस कम होगा। एक्टिव मैनेजमेंट फंड में एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब एज पर ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा म्यूचुअल फंड होता है। एज पर ऑप्शन मतलब हर म्यूचुअल फंड में 2 बच्चे होते हैं, एक को बोलते हैं ग्रोथ ऑप्शन, एक को बोलते हैं डिविडेंड ऑप्शन। मतलब आपने 1 लाख लगाया, बढ़ के 1,10,000 हो गया, ये हो गया ग्रोथ ऑप्शन, आपने कुछ निकाला नहीं, 1,10,000 है। डिविडेंड ऑप्शन मतलब 10,000 में से हो सकता है 8,000 7,000 5,000 आपको अकाउंट में वापस दे दे, अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन लेके रखा है तो डिविडेंड ऑप्शन 5,000 रुपया आपके अकाउंट में आ गया। अब यहाँ पे भी 2 बात है, आपको अकाउंट में चाहिए डिविडेंड तो डिविडेंड ऑप्शन हो गया, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन हो गया। और वही पैसा अगर री इन्वेस्ट कर दिया, मतलब जो 5,000 मिलना था आपने कहा हमको नहीं चाहिए, वापस स्कीम में ही री इन्वेस्ट कर दो, तो री इन्वेस्ट, डिविडेंड री इन्वेस्ट बोलिए या ग्रोथ ऑप्शन बोलिए, बात बराबर ही है। बहुत सारा एक डाउट आता है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो हमें क्यों नहीं मिला जबकि हम ग्रोथ ऑप्शन लिए के रखे हैं। जब भी मान लीजिए कि एक फंड मैनेजर 80 कंपनी लिया है, तो 80 कंपनी कभी न कभी डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा। एक कंपनी ने जनवरी में किया, दूसरे ने फरवरी में किया, तीसरे ने मार्च में, 4-5 कंपनी ने कर दिया, ऐसे करके 80 कंपनी ने कभी न कभी किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, तो वो सारा डिविडेंड आपके ग्रोथ ऑप्शन में जुड़ते जाता है। मार्केट मान लेते हैं 1,10,000 रुपया टोटल आपको दिख रहा है, तो मार्केट के हिसाब से तो 8,000 बढ़ा होगा और 2,000 आपको डिविडेंड का पैसा आया होगा, तो वो सब जुड़ता जा रहा है। यहाँ पे आपको पैसा अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन आपने ग्रोथ लिया है। म्यूचुअल फंड को साधारण बनाया है, शेयर नहीं है कि जब भी डिविडेंड होगा आपके अकाउंट में पैसा डायरेक्टली शेयर से आ जाएगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ सारा पैसा जुड़ता जा रहा है और आपको रिफ्लेक्ट होकर ग्रोथ ऑप्शन में दिख रहा है। डिविडेंड ऑप्शन भी लेंगे तो भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो भी नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में डिविडेंड जब एएमसी डिक्लेयर करेगा तब मिलेगा। कंपनी तो हर रोज कर दे, मान लो 100 कंपनी किसी स्कीम में आपने पैसा लगाया, 100 कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो हर बार जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो क्या आपको म्यूचुअल फंड कंपनी भी डिविडेंड डिक्लेयर करते रहेंगे? फिर तो इसी में पड़े रहेंगे। तो इतना उलझाव नहीं बनाना है, तो साल में एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे म्यूचुअल फंड, कंपनी से जो भी पैसा आ रहा है वो आपके एनएवी में वो जुड़ता जाएगा। पैसा कोई लेके भाग नहीं रहा है, डूब नहीं रहा है, आपका पैसा डिविडेंड कंपनी ने दिया है तो इसी में एनएवी में वो जुड़ता जाएगा। तो इस तरह से करके अब 5वें कैटेगरी में आते हैं, एज पर डिस्ट्रीब्यूशन। म्यूचुअल फंड स्कीम जितना भी है, मान लेते हैं 10,000 स्कीम है, उसमें हर में 2 ऑप्शन था, 2 बच्चे जो बताए थे, ग्रोथ ऑप्शन डिविडेंड ऑप्शन। उसी तरह एज पर डिस्ट्रीब्यूशन 2 ऑप्शन हर जगह मिलेगा, रेगुलर और डायरेक्ट। अगर आप एडवाइजर से लेते हैं, हमारे जैसे एडवाइजर से लेते हैं, किसी और से लेते हैं, आप अपने शहर में, गांव में बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कहीं से म्यूचुअल फंड लेते हैं तो वो एडवाइजर हो गया, बैंक एडवाइजर हो गया, पोस्ट ऑफिस एडवाइजर हो गया, मेरे केस में मैं एडवाइजर हो गया। ऑनलाइन ऐप से लेते हैं वो ऐप एडवाइजर हो गया। तो ऐप के थ्रू रेगुलर म्यूचुअल फंड बोल दिए, रेगुलर प्लान। दूसरे में डायरेक्ट, आप खुद से लेते हैं, ऐप से लेते हैं, एएमसी जाके लेते हैं, डायरेक्ट प्लान लेते हैं खुद से, किसी से पूछना नहीं है, जानना नहीं है, आप खुद से लेते हैं, इसको बोलेंगे डायरेक्ट प्लान में। तो रेगुलर और डायरेक्ट में थोड़ा सा एक्सपेंस का खर्चा कम होगा। TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो, अगर रेगुलर का देखा जाए 1.3 अगर है इक्विटी स्कीम में, तो डायरेक्ट प्लान में वो 0.06 हो सकता है। ये जो डिफरेंस है 0.7 का, वो आपके एडवाइजर को गया। अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो 0.6, रेगुलर लेते हैं तो 1.3% का सालाना चार्ज आपको फी पे करना पड़ेगा। इसमें टोटल एक्सपेंस रेशियो में
फंड मैनेजर भी आ गया, सारा खर्चा आ गया, सारे तरह का टैक्स आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, ब्रोकर चार्ज आ गया, सब कुछ एएमसी का खर्चा आ गया, सब कुछ इसके अंदर है। तो इस तरह से करके अगर देखा जाए इक्विटी से लेके डेट तक 0.2 से लेके 0.7 तक आपके रेगुलर और डायरेक्ट में अंतर है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में सीखा डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। अगले पार्ट 3 में हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। थैंक यू सो मच।